नमस्कार दोस्तों, 4 जुलाई 2024 भारत के दूसरे सबसे लंबे चलने वाले लोकसभा इलेक्शंस खत्म हुए और ये आज तक के सबसे यूनिक और अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन साबित हुए, जहां पर बीजेपी अपने एनडीए अलायंस के साथ मेजॉरिटी पाकर भी दुखी है। दूसरी ओर कांग्रेस अपने इंडिया अलायंस के साथ मेजॉरिटी से दूर रहकर भी सेलिब्रेट कर रही है। आज इस वीडियो में इसी को हम समराइज करेंगे और जानेंगे। Markets were the biggest casualty, but this election also saw some other big upset. कर्नाटका को लेकर बीजेपी इंडिया अलायंस बहुत आगे है। की बार 400 पार, अब की बार 500 रुपए महीने का टकाटक हमारी सरकार डालेगी। ये इलेक्शन स्टार्ट होता है पीएम नरेंद्र मोदी की 400 पार के नारे के साथ, जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। ये कोई हवाई फायर नहीं था उनकी तरफ से, वो काफी कॉन्फिडेंट और श्योर लग रहे थे अपने 400 पार के नारे के लिए, यानी कि वो एम कर रहे थे लोकसभा में 400 से ज्यादा सीट्स लाने के लिए। आज से पहले सिर्फ एक प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको 400 से ज्यादा लोकसभा सीट्स आए हैं, वो थे राजीव गांधी। प्रधानमंत्री के 400 पार के नारे के पीछे कुछ ऐसी चीजें थी जिनके लिए वो बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, जैसे जनवरी में हुआ राम मंदिर का इनॉग्रेशन, जहां बीजेपी की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, और हाल ही में हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलेक्शन, जहां मध्य प्रदेश में उन्होंने हाईएस्ट मार्जिन के साथ अपनी जीत हासिल करी, वहीं राजस्थान में भी उन्होंने कांग्रेस की सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनाई। इसके अलावा बहुत ही लो कॉन्फिडेंस देखा जा रहा था ओपोजिशन इंडिया अलायंस में, क्योंकि उनके बहुत प्रोमिनेंट लीडर नीतीश कुमार हाल ही में इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। जहां वोटिंग के बाद एग्जिट पोल भी कुछ इसी तरह आया, जहां इंडियन मीडिया ने अपने शोज में दिखाया कि बीजेपी को एनडीए के साथ मिनिमम 350 सीट्स और मैक्सिमम 400 सीट्स मिल रही हैं, वहीं इंडिया अलायंस को 107 से लेकर 182 सीट्स तक ही दिखाया। PMark projection is being put at 359 for the NDA and 154 for the India Alliance. I have a एग्जिट पोल के मुताबिक पहली बार राहुल की पार्टी सिंगल डिजिट और जीरो के बीच खेलती दिख रही है। और ये एग्जिट पोल आए थे वीकेंड पे, और इसके रिस्पांस में मंडे को शेयर मार्केट बम्पर ओपनिंग देता है, जहां सेंसेक्स अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर अपना नया रिकॉर्ड हिट करता है, जहां पर वो 76,738 पॉइंट्स बनाता है। इसी के साथ इन्वेस्टर्स की एक ही दिन में वेल्थ 2 गुनी हो गई थी। लेकिन 4 तारीख को सुबह जब रिजल्ट्स आए तो वो कंप्लीटली डिफरेंट थे, जहां बीजेपी को मात्र 238 सीट्स से 240 सीट्स मिलती हुई नजर आई, वहां पर कांग्रेस को 99 सीट्स। और इनकी अलायंस की बात करें तो एनडीए अलायंस 298 पर शो हुआ, वहीं इंडिया अलायंस 238 पर। इस रिजल्ट को देखते हुए एक ही दिन बाद मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया। इसी के साथ सेंसेक्स एक ही दिन में 3900 से 4300 पॉइंट गिरता है, और तकरीबन इन्वेस्टर्स की 31 लाख करोड़ की वेल्थ एक ही दिन में मिट्टी हो जाती है। इन्वेस्टर एक ही दिन में ही सड़क पर आ जाते हैं। रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस पार्टी इसी बात का एलिगेशन लगा रही है बीजेपी के ऊपर, जहां पर इसको वो उनकी पंप एंड डंप स्कीम बता रही है, क्योंकि इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह काफी इंटरव्यूज में बोलते हुए नजर आ रहे थे कि आप पीएसयू स्टॉक्स ले लीजिए, वो शूट अप करेंगे रिजल्ट्स के बाद, और वो एग्जिट पोल को देखते हुए शूट अप किए भी, लेकिन रिजल्ट के दिन वो टोटली कोलैप्स हो गए। अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। जी बिल्कुल। माना जा रहा है बीजेपी का 400 पार का नारा ही उनके लिए बैकफायर कर गया, क्योंकि 400 पार का नारा देने के बाद कुछ और बीजेपी के लीडर्स बोलने लगे थे कि 375 से 400 सीट्स अगर हमारी आती है, जिसकी उम्मीद भी थी, उसके बाद हम संविधान ही चेंज कर देंगे। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं बीजेपी के कम सीट्स आने के पीछे, जैसे कि हाल ही में आई अग्निवीर स्कीम, या फिर फार्मर प्रोटेस्ट, या फिर रेसलर प्रोटेस्ट, या फिर प्रधानमंत्री की चुप्पी लद्दाख के मैटर पे और मणिपुर के मैटर पे। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, ओपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को जेल में डाल देना, और इलेक्शन से जस्ट पहले ही खुलासा हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिससे भी बीजेपी को बहुत झटका लगा था और उनकी पॉपुलैरिटी पे भारी गिरावट आई थी। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है।
मैं फिर से कह देता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। भारत में कहा जाता है कि दिल्ली में केंद्र सरकार बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होता हुआ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट्स हैं। इसके अलावा किसी और स्टेट में इतनी लोकसभा सीट्स नहीं है। इसी का ये एग्जांपल दे सकते हो आप पिछले इलेक्शंस में, जहां 2014 में बीजेपी को 80 में से 71 सीट्स मिली थी और वो अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब रही थी। वहीं 2019 में भी उनकी सीट्स में कुछ गिरावट आई थी, लेकिन वो फिर भी 62 तक ही थी। लेकिन अगर आप 2024 की बात करो तो वो गिरकर सिर्फ और सिर्फ 33 सीट्स पर आ गए हैं। वहीं आप ओपोजिशन पार्टीज की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 2014 में मिली थी केवल 5 सीट और कांग्रेस को 2, और 2019 में भी उनको 5 ही सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 मिली थी। मैं आपको बता दूं, तब ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कोएलिशन का हिस्सा नहीं थी। यही 2024 में देखें तो समाजवादी पार्टी को मिली है 33 सीट और कांग्रेस को मिली है 6 सीट, यानी कि दोनों के अलायंस को मिली है 39 सीट्स। ये दोनों पार्टी उत्तर प्रदेश में साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही थी। यूपी में ऐसे रिजल्ट का रीजन बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी के वही 400 पार के नारे की वजह से, जहां उनके दूसरे लीडर्स ने बोला कि हम संविधान बदल देंगे। इसका ही रिजल्ट ये हुआ कि बीएसपी के SC ST और दलित वोटर्स स्लोली शिफ्ट होते नजर आए सपा की तरफ। ये आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि 2019 में बीएसपी को 10 सीट्स मिली थी, जो कि 2024 में घट के 0 हो गई हैं, यानी कि 80 में से बीएसपी की कोई सीट्स नहीं आई। इसके अलावा बीजेपी ने हार्डली अंडर एस्टिमेट किया ओपोजिशन को। राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू का टैग दिया हुआ था और वो उनको बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन लगता है राहुल गांधी की हाल ही में हुई न्याय यात्रा काम कर गई, जहां पर उन्होंने पैदल यात्रा निकाली थी और वो गांव-गांव जाके लोगों से मिल रहे थे। हाल ही में राहुल गांधी की स्पीचेस में भी काफी डिफरेंस नजर आया। अगर आप कंपेयर करेंगे उनके पुराने भाषण को अब के भाषण से, तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। इसके ही रिएक्शन में नरेंद्र मोदी पहली बार कुछ झिझके नजर आए। जब कहीं पहले राहुल गांधी की स्पीचेस में वो चुटकी ले लेते थे, यहीं पहली बार उन्होंने 10 साल में अडानी अंबानी का नाम ऑन स्टेज बोला है। की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर कर के बात कर लेते हैं। इस इलेक्शन में कांग्रेस ने 285 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा था, जिसमें से वो 99 सीट जीतने में कामयाब रही। 2019 में वो सिर्फ 52 सीट जीत पाई थी। वहीं बीजेपी इस बार 441 सीटों पे लड़ रही थी, जहां पर वो 240 सीट जीत पाई है। पिछली बार वो 2019 में 303 सीट जीतने में कामयाब रही थी। और 10 साल बाद ये पहली बार ही है जब बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई है और उनको दूसरी पार्टीज का सपोर्ट लेना पड़ रहा है सरकार बनाने के लिए। और इन दूसरी पार्टीज में कुछ लीडर्स शामिल है, जिनमें से हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये दोनों ही लीडर का रिलेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पास्ट में कुछ अच्छा नहीं रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो नीतीश कुमार ने उनका विरोध किया था। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने अपने स्पीचेस में नरेंद्र मोदी को उग्रवादी और टेररिस्ट तक बोल दिया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी स्पीचेस में ऑन स्टेज चंद्रबाबू नायडू को यू टर्न नायडू कहकर बुलाया था और यह भी बोला था कि उन्होंने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपा है। इन दोनों के रिलेशंस भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। आप सीनियर हैं, अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में। पहले ये एनडीए का पार्ट थे, ये एनडीए छोड़कर दूसरी पार्टीज में चले गए थे, अलायंस में चले गए थे। अब ये फिर से एनडीए में आए हैं, तो कहा नहीं जा सकता है कि ये कब तक अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। बीजेपी के लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि ये दोनों ही लीडर्स का एक झुकाव है मुसलमानों की तरफ। जहां नीतीश कुमार ने भी फेवर किया है मुस्लिम्स के लिए आरक्षण के ऊपर, वहीं चंद्रबाबू नायडू ने तो आंध्र प्रदेश में अपनी मैनिफेस्टो में ही मेंशन किया हुआ था कि वो 3% रिजर्वेशन देंगे मुस्लिम्स को और उसके अलावा 5000 मेंटेनेंस भी देंगे मस्जिदों को आंध्र प्रदेश की। इसी इलेक्शंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईली अपोज किया है मुस्लिम्स रिजर्वेशन को। उन्होंने बोला है कि रिजर्वेशन मुस्लिम्स को कतई नहीं मिलना चाहिए और ऑन स्टेज उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इंडिया अलायंस को, इंडिया अलायंस बोलकर, कि वो SC ST माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन मिलने वाला मुस्लिम्स को दे देंगी।
वहीं कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे 2014 के और 2019 के, उसके हिसाब से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है 2024 इलेक्शंस में। और चाहे वो सरकार ना भी बना पाए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन के रूप में वो लोकसभा में जरूर बैठेगी। एक डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होना बहुत जरूरी है, जो कि मिसिंग था पिछले 10 सालों में। एक अपोजिशन पार्टी अपना लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में चुन सकती है जब उसके पास मिनिमम टोटल सीट्स का 10% हो। अभी करंटली हमारी लोकसभा में 542 सीट्स हैं, जिसका 10% होता है 57 सीट्स। यानी कि किसी भी पार्टी को अगर अपना लीडर ऑफ अपोजिशन चुनना है तो उनके पास एटलीस्ट 57 सीट्स होनी चाहिए। 2014 में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 44 सीट्स आई थी और 2019 में सिर्फ और सिर्फ 52। 2024 जनरल इलेक्शंस की समरी ये है कि एनडीए ने फिर से अपना नेता चुन लिया है मोदी जी को, और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनके चेहरे पे एक हल्की सी मायूसी भी नजर आ रही है। इस मायूसी के पीछे एक रीजन ये भी है कि 2001 में वो गुजरात के पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे। यानी कि 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर और 2014 से लेकर 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री। बीते हुए इतने सालों में उन्होंने कई सरकारें चलाई हैं, लेकिन किसी भी सरकार में उनको जरूरत नहीं पड़ी किसी भी पार्टी से सपोर्ट लेने की। यानी कि उन्होंने सारी सरकार अपने बलबूते ही चलाई हैं। ये पहली बार ही है कि उनको दूसरी पार्टीज का सपोर्ट लेना पड़ रहा है सरकार बनाने के लिए, और वो भी ऐसे लीडर्स का जिनके साथ उनका रिलेशन पास्ट में बहुत अच्छा नहीं रहा है। ये मेरी YouTube पे पहली वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन दी हुई अच्छी लगती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा ऐसी और वीडियोस बनाने की और ऐसी और इन्फॉर्मेशन देने की, न्यूट्रल रहने की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। थैंक यू। जय हिंद।